नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जो है कलाम की जो है भाषा शिक्षण यानी कि भाषा जो शिक्षण विधियां, हिंदी की शिक्षण विधियां है, उनके जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको देखेंगे। कलाम एकेडमी द्वारा जो है ये PDF डाली गई थी। तो देखो, सबसे पहला जो है क्वेश्चन कि भाव को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका भाषा। ठीक है, भाव को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है आपका भाषा। फिर प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा कैसे सीखता है, तो श्रवण, निरीक्षण और अनुकरण द्वारा। ये क्रम याद रखना आपको। सबसे पहले वो सुनता है, फिर उसका निरीक्षण करता है और फिर उसका अनुकरण यानी कि उसकी नकल करता है। तो प्रारंभिक अवस्था में बालक जो है भाषा को कैसे सीखता है, श्रवण, निरीक्षण, अनुकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन, भाषा की शिक्षा दी जाती है, तो भाषा की शिक्षा दी जाने के पीछे कारण क्या है, अर्थ ग्रहण करना और अभिव्यक्ति के लिए। अर्थ ग्रहण मतलब कोई चीज जो है, शब्द है, उसका अर्थ ग्रहण करना। अभिव्यक्ति मतलब उस चीज को वापस बोलना, खुद जो है बात करने का तरीका सीखना। तो भाषा की शिक्षा किस लिए दी जाती है, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। कलाम द्वारा जारी किया गया ये वन लाइनर है। आप जो है मेन क्वेश्चन है, वैसे भी 10 क्वेश्चन आते हैं आपके। पहली क्लास है, अपने अगली क्लास में हम और भी देखेंगे। तो जो है 10 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से जो हो सकता है कि इनमें से ही 2-4 क्वेश्चन आ जाए आपके। ठीक है, फिर है भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। ठीक है, भाषा के कितने रूप हैं, 2 रूप है, एक मौखिक एक लिखित। वैसे जो संस्कृत और इंग्लिश में भी सेम ही कंडीशन होती है, बस इंग्लिश में लिखे होते हैं और संस्कृत में लिखे होते हैं। बाकी यही चीजें होती है वहां पर भी। ठीक है, तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा। फिर भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा है, तो प्राथमिक रूप है आपका मौखिक भाषा। तो ध्यान रखना, भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा है, मौखिक भाषा है। फिर भाषा कौशल है, भाषा कौशल है दक्षता प्राप्त करना। दक्षता प्राप्त करना एक प्रकार का क्या है आपका, भाषा कौशल है। फिर भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका। इंग्लिश अगर जिसके लैंग्वेज सेकंड है वो भी सुन ले, LSRW, ये याद रख लें बस, LSRW। ये भाषा का एक स्वाभाविक क्रम है। क्वेश्चंस जो यहां से आ सकते हैं। तो भाषा का स्वाभाविक क्रम, L मतलब लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना, S मतलब स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलना, R मतलब रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना, और W मतलब राइटिंग या रिटन, तो राइटिंग मतलब लिखना। तो LSRW डायरेक्ट याद रख लेना आप, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यह स्वाभाविक क्रम है और इसी क्रम में याद रखने चाहिए आपको। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। यह क्रम है, इस हिसाब से बालक सीखता है। फिर है सबसे कठिन कौशल कौन सा है भाषा का, तो सबसे कठिन कौशल है लिखना। लिखना जो है भाषा का सबसे कठिन कौशल है। सबसे हार्ड कोई चीज सीखने में होती है तो वो लिखना होता है। इसलिए लिखना हमेशा जो है, जो कर्म है ना, स्वाभाविक कर्म, उसमें सबसे लास्ट है। क्यों, क्योंकि लिखना सबसे हार्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जो कलाम द्वारा जो है जारी की गई जो एक वन लाइनर जो है ना बुकलेट है, उसके क्वेश्चन सही है। तो भाषा के बुनियादी कौशल कौन से हैं, देखो ये अच्छा बात है। भाषा के बुनियादी कौशल है आपका सुनना व बोलना। ठीक है, सुनना व बोलना, बुनियादी का मतलब हो गया बेसिक। ठीक है, जो स्टार्टिंग के होते हैं। तो देखो ये याद है, तो आपको अगर LSRW याद है ना, तो फिर देखो आप आराम से कर पाओगे। जो है बुनियादी कौशल का मतलब हो गया बेसिक, जिससे नींव बनती है। और नींव क्या बनती है, शुरुआत के जो होते हैं उनसे। तो शुरुआत के 2 कौन से कौशल हैं आपके, सुनना और बोलना। इन्हीं से जो है एक बेस बनता है। और बुनियादी कौशल कौन से हो गए, पहले 2, यानी कि सुनना और बोलना। ठीक है, फिर देखो ग्रहणात्मक या घयात्मक कौशल कौन से हैं, ऐसे कौशल जिनसे हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। तो वो है सुनना व पढ़ना, सुनना व पढ़ना, यानी कि पहला और तीसरा। यहां पर भी बहुत अच्छी बात है, देखो ग्रहणात्मक या घयात्मक जो कौशल है वो है सुनना व पढ़ना, सुनना और पढ़ना, ये दोनों। ठीक है, फिर देखो बात आ रही है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक या उत्पाद कौशल कौन से, उत्पाद है ये, उत्पाद मतलब जिससे हम जो है भाषा अभिव्यक्त करते हैं या सामने वाले को समझाते हैं। तो वो बचे हुए 2 हो जाएंगे, बोलना और लिखना। तो उत्तर हो जाएगा बोलना लिखना। तो ध्यान रखना, अभिव्यक्तात्मक जो है वो तो है बोलना लिखना, और ग्रहणात्मक यानी जिससे हम सूचनाएं ग्रहण करते हैं वो है सुनना पढ़ना, और जिससे हम सूचनाएं जो है सामने वाले को अभिव्यक्त करते हैं वो हो गया आपका बोलना लिखना। और बुनियादी कौन से हो गए, सुनना बोलना। वह बुनियादी का तो पहला 2, ठीक है, ग्रहणात्मक पहला तीसरा, और अभिव्यक्तात्मक है वो हो जाएगा दूसरा चौथा। ये याद है तो सब कुछ याद है आपको, ये चारों के चारों याद है हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला है
भाषाई कौशलों का विकास किस स्तर तक पूर्ण हो जाना चाहिए, मतलब आप जो भाषा सीख रहे हैं उसका जो विकास है वो किस स्तर तक पूरा हो जाना चाहिए। तो उत्तर होगा आपका प्राथमिक स्तर कक्षा 5 तक, यानी कि कक्षा 5 तक आपको भाषा का पूरा ज्ञान हो जाना चाहिए। बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना, जो चार अभिव्यक्ति जो चार भाषात्मक कौशल है वो चारों आपके जो है 5वीं क्लास तक पूर्ण हो जाने चाहिए। ठीक है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, बोलना, सुनना और लिखना और जो है पढ़ना, ये तीनों चारों कौशल है ये आपके प्राथमिक यानी कि 5वीं कक्षा तक जो है वहां पर जो है इनका विकास पूरा हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भाषण जो कौशल है, भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य है। भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य, जब हम भाषण देते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मौखिक जो अभिव्यक्ति है वो करना। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोलने की अभिव्यक्ति, यानी कि बोलने का जो तरीका वो जानना, वो है भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य। इंपोर्टेंट बनता है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फिर जो मौखिक अभिव्यक्ति उसके दो प्रकार कौन से हैं? एक तो औपचारिक, एक अनौपचारिक। ध्यान रखना, मौखिक अभिव्यक्ति है उसके दो प्रकार हैं, एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक जो होते हैं फॉर्मल होते हैं। ठीक है, जिसमें हम जो है किसी संस्था या किसी जो है पद पर या सरकारी जो है विभाग होते हैं उनके हिसाब से भाषण देते हैं। दूसरा अनौपचारिक होता है जो अपने जो है मतलब एकदम ऐसे फ्रेंडली टाइप से देते हैं, वो होता है अनौपचारिक। ठीक है, फिर मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है? तो वाद विवाद। जितना वाद विवाद होगा उतनी आपकी मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक जो है आपका उपयोगी क्या है? तो वाद विवाद जो है वो आपका मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। फिर है अगला क्वेश्चन कि मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण कौन सा है? तो शुद्ध उच्चारण। ठीक है, शुद्ध उच्चारण भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं शुद्ध उच्चारण। क्या कह सकते हैं? ये संधि विच्छेद किया हुआ है, शुद्ध उच्चारण। मतलब जो आपकी मौखिक अभिव्यक्ति है उसका आवश्यक गुण है शुद्ध उच्चारण। ठीक है, तो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, जो आपका मौखिक अभिव्यक्ति का एक आवश्यक गुण है। फिर पढ़ना वाचन कौशल के भेद हैं। पढ़ना वाचन कौशल के भेद हैं मतलब पढ़ना वाचन, एक होता है आपका पढ़ना वाचन, एक लिखना वाचन, ये होते हैं। तो पढ़ना वाचन है, इसके भेद कौन से? तो एक तो हो गया सस्वर वाचन और एक मौन वाचन। सस्वर वाचन मतलब आप जोर जोर से जो है ना वाचन करते हैं वो हो गया। ठीक है, और मौन वाचन यानी मन ही मन पढ़ते हैं ना, अपने पहले टीचर कहते थे ना कि मन में पढ़ो, आवाज मत करो, तो वो होता है मौन वाचन। ठीक है, वो सस्वर और मौन दो वाचन होते हैं पढ़ने के। तो ध्यान रखना, पढ़ने के कौशल के दो भेद होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। फिर आता है आपको उच्चारण सुधारने के लिए क्या करवाना चाहिए? तो सस्वर वाचन करवाना चाहिए। सस्वर वाचन जो है वो जो है प्रारंभिक कक्षाओं में इस पर बल देना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सस्वर वाचन पर कब बल देना चाहिए? तो प्रारंभिक कक्षाओं में। तो उच्चारण सुधारने के लिए जो है आपको सस्वर वाचन करना चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं का मतलब है जो 1 से 8 तक की कक्षाएं, उनमें आपने देखा होगा अपने जो स्कूलें हैं ज्यादातर उसमें जो है छुट्टी के टाइम जो है 5-7 मिनट बचते हैं तो छोटी कक्षाओं को करते हैं ना, बार खड़ी बुलाते हैं कैसे कबूतर, तो पीछे सारे बोलते हैं कैसे कबूतर, तो वो होता है आपका सस्वर वाचन। ठीक है, फिर आता है आपका कि आदर्श वाचन किया जाता है। तो आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो आदर्श वाचन किया जाता है अध्यापक के द्वारा। ठीक है, और छात्र द्वारा उनका क्या किया जाता है? अनुकरण किया जाता है। अनुकरण मतलब उसके पीछे वैसे के वैसे बोलते हैं, अनुकरण मतलब एक प्रकार से नकल करना। ठीक है, तो आदर्श वाचन जो है आपका किसके द्वारा किया जाता है? इंपोर्टेंट है, अध्यापक के द्वारा। फिर आशु भाषण क्या है? तो आशु भाषण बोलने की एक योग्यता है। ठीक है, आशु भाषण क्या है? आशु भाषण बोलने की योग्यता है। फिर सस्वर वाचन के भेद बताओ। तो सस्वर वाचन होता है आपका 3 प्रकार का, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और समवेत वाचन। ठीक है, सस्वर वाचन जो है आपका आदर्श वाचन में क्या हो गया कि एक अध्यापक है वो आपको पढ़कर सुना रहा है तो एकदम अच्छे स्वर में, तो वो हो गया आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन यानी कि पीछे बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं कैसे कबूतर और पूरे स्कूल वाले जो बच्चे बोल रहे हैं कैसे कबूतर, वो अनुकरण वाचन हो गया। समवेत वाचन मतलब सारे के सारे साथ में बोल रहे हैं, कोई अनुकरण नहीं कर रहा। मान लो कि जैसे जो है कोई हम जैसे राष्ट्रगान बोलते हैं साथ में बोलते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना 4 लड़कियां आगे राष्ट्रगान का एक लाइन बोल रही है फिर पीछे से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो वो होता है आपका समवेत वाचन। तो सस्वर वाचन जो है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और समवेत वाचन 3 भागों में बांटा गया है। फिर क्वेश्चन है अगला कि जीवन के जो है प्रारंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो देखो जीवन का जो प्रारंभिक काल होता है उसमें परिवार जो होता है वो मातृभाषा सीखने का जो है क्या होता है? प्रमुख स्रोत होता है। भले ही आप जो है कुछ भी कहीं भी जो हो जाए, कुछ कहीं भी मतलब हिंदी सिखाने का प्रयत्न करें अपने बच्चों को, लेकिन वो क्या करेंगे? मारवाड़ी ही सीखेंगे। वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है आपके जैसे भरतपुर का ब्रज सीखेगा,
जो है उदयपुर का है तो मेवाड़ी सीखेगा, जोधपुर का है तो मारवाड़ी सीखेगा। क्यों? क्योंकि आप कितना ही कोशिश कर ले, लेकिन आपका जो मातृभाषा सीखने का जो प्रमुख स्रोत है वो परिवार, और परिवार में जो है सारे हिंदी तो बोलते नहीं है। तो आप आजकल कोशिश बहुत करते हैं लेकिन हिंदी बोल नहीं पाता बच्चा, फिर धीरे धीरे सिखाने की कोशिश भरपूर की जाती है। फिर है थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं, कि प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना किस कौशल से संबंधित है? प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना किस कौशल से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा आपका वाचन कौशल से। ठीक है। फिर अर्थ ग्रहण की दृष्टि से सर्वोत्तम वाचन कौन सा है? तो अगर आप अर्थ ग्रहण यानी कि अच्छे से चीजों को समझना चाहते हो तो मौन वाचन सबसे अच्छा वाचन है। सस्वर वाचन में जो है आप इतना सीख नहीं पाओगे, मौन वाचन जो है आपका बहुत जो है मतलब सीखने में कारगर है। और अर्थ ग्रहण की दृष्टि से सर्वोत्तम जो है या सर्वोपयुक्त वाचन कौन सा? आपका मौन वाचन है। सबसे बेस्ट वाचन कौन सा है? मौन वाचन। फिर साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग मतलब हो गया मौन वाचन, साइलेंट रीडिंग का मतलब हो गया मौन वाचन। और मौन वाचन जो है वो किसकी रचना है? तो ये है ब्रायन की। ठीक है, ब्रायन की। ठीक है, ब्रायन की। ठीक है, तो ब्रायन की जो रचना है वो कौन सी? आपकी साइलेंट जो है रीडिंग, जिसको हम कहते हैं मौन वाचन। फिर है मौन वाचन कब प्रारंभ करना चाहिए? देखो मौन वाचन कब प्रारंभ करना चाहिए? तो मौन वाचन मतलब मन में पढ़ना करते हैं ना, अपने स्कूल में पढ़ते थे तब अपन जो है ना सर कहते थे कि खुद पढ़ो एक बार और कोई शोर नहीं करेगा, मन ही मन पढ़ेंगे, तो वही होता है मौन वाचन। तो मौन वाचन का आरंभ होता है तीसरी कक्षा से। कौन सी कक्षा से? तीसरी कक्षा से। लेकिन जो गहन अध्ययनिष्ठ पाठों का यानी कि जो हार्ड पाठ है उनका मौन वाचन होता है कक्षा 6 से। कब से? कक्षा 6 से शुरू होता है। तो जो तीसरी कक्षा से मौन वाचन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो हार्ड टाइप से या थोड़े जो कठिन जो शब्दार्थ है या फिर जो कठिन पाठ है उनका मौन वाचन जो है आपका कक्षा 6 से शुरू होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सस्वर वाचन का सबसे उपयुक्त जो है साधन है। सस्वर वाचन तो अभी मैं बात कर चुका। सस्वर वाचन मतलब जोर जोर से जो किसी चीज को दोहराना, तो सामूहिक वाचन जो है इसका सबसे उपयुक्त साधन है। ठीक है, वैसे मौन वाचन सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ होने के बाद में जो सस्वर वाचन है वो उसका जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो होता है सामूहिक वाचन। ठीक है। फिर ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग, स्वाध्याय की भावना विकसित करना, अवधान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास करना आदि किसके द्वारा किए जा सकते हैं? तो मौन वाचन द्वारा। सबसे जो उपयुक्त वाचन है वो मौन वाचन है। उसके द्वारा हम ज्ञान में वृद्धि करना, जो अवकाश के क्षणों का सदुपयोग, स्वाध्याय की भावना को विकसित करना, अवधान केंद्रीकरण की मतलब ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाना, ये सब मौन वाचन से ही कर सकते हैं। फिर पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा के द्वारा किस वाचन की परीक्षा की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा मौन वाचन। ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है और इंपॉर्टेंट, लिख लें इसको आप। पूर्ति परीक्षा जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सत्य असत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा के द्वारा किस वाचन की परीक्षा की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका मौन वाचन। ठीक है। फिर प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य आपका शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करना। इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करना। फिर पठन या वाचन शिक्षण की विधि है। तो पठन जो या वाचन शिक्षण है उसकी विधि है वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुकरण विधि और संगति विधि। ठीक है, तो ध्यान रखना पठन या वाचन, ये संगति नहीं है मेरे हिसाब से, संगीत विधि है। कौन सी विधि है? संगीत विधि। ठीक है, कौन सी विधि है? संगीत विधि। तो पठन या वाचन शिक्षण की विधियां हैं वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुकरण विधि और संगीत विधि। फिर मौन वाचन का प्रकार कौन सा है? तो मौन वाचन होता है द्रुत वाचन, गहन वाचन और व्यंग अवलोकन। ठीक है, व्यंग अवलोकन, द्रुत वाचन, गहन वाचन। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा वाचन होता है? मौन वाचन। और उसके प्रकार कौन कौन से ध्यान रख लेना, द्रुत वाचन, गहन वाचन और व्यंग अवलोकन। ठीक है, तो ये जो है 3 प्रकार किसके हैं? मौन वाचन के हैं। फिर है अगला क्वेश्चन कि शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षण कौशल का उपयोग कब किया जाता है? कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह किया जाता है, ध्यान रख लेना। तो शिक्षण कौशल का उपयोग जो है कक्षा के अंदर व बाहर दोनों जगह किया जाता है। फिर आता है आपका श्रवण कौशल। ये सर्सन नहीं है, श्रवण है। ठीक है, श्रवण है ये। श्रवण कौशल को विकसित करने में आकाशवाणी कार्यक्रम, होने वाले दूरदर्शन कार्यक्रम तथा सामूहिक वृहद बाल सभा कार्यक्रम है। तो ये है आपके कक्षेत्र कार्यक्रम यानी कि कक्षा के बाहर होने वाले कार्यक्रम। ठीक है, जो भी आपका आकाशवाणी कार्यक्रम है, दूरदर्शन कार्यक्रम है या सामूहिक वृहद जो है आपकी बाल सभा, ये सारे कक्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं जो कक्षा से बाहर होते हैं। फिर किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए? इंपॉर्टेंट बनता है,
पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा, मतलब कौन सा मनोवैज्ञानिक ये कहता है कि बालक को जो है पढ़ने से पहले लिखना सिखाना चाहिए, तो वो है मारिया मोंटेसरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि अक्सर भी जो है चित्र ही होते हैं। ये मत किसका है? ऊपर क्या बोला? पढ़ने से पहले लिखना सिखाओ, ये मारिया मोंटेसरी ने बोला। लेकिन लिखने से पहले चित्रकला सिखाओ, ये बात बोली महात्मा गांधी ने। ये भी एक अलग बनता है। राजस्थान जो इंडिया के जो हिसाब से देखें तो महात्मा गांधी ने क्या बोला? बालकों को लिखना बाद में, पहले चित्रकला सिखाओ। फिर आपका बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, जबकि लिखना मनुष्य को परम शुद्ध बनाता है। ये कथन किसका है? तो बैंकन का। तो ये भी बहुत अच्छा जो है एक कथन है कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, बिल्कुल, जबकि लिखना जो है वो मनुष्य को परम शुद्ध बनाता है। और ये कथन है आपका बैंकन का, रोजर बैंकन है इनका पूरा नाम। तो ये भी एक जो है आपका अच्छा जो है क्वेश्चन बनता है। फिर जो आता है आपका थोड़ा सा कि भाषा जो कौशल है, भाषा कौशलों में लिखित अभिव्यक्ति रूप है। तो लिखना क्या? लिखित अभिव्यक्ति रूप है। फिर श्रुत लेख से किन दो कौशलों का विकास होता है? तो सुनना व लिखना। श्रुत लेख मतलब हो गया आपका जो है, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे नोट्स लिखाते हैं ना क्लास में कि लिखो राम ने आम खाया, तो वो तो हो गया आपका सुनना, कि आप सुन रहे हो, टीचर बोल रहा है राम ने आम खाया, आप सुन रहे हो और फिर जो है कॉपी में लिख रहे हो, तो वो था श्रुत लेख। श्रुत लेख मतलब बोलकर लिखवाना, जैसे नोट्स लिखवाते हैं ना, तो श्रुत लेख में जो है सुनना व लिखना कौशल का क्या होता है? आपका विकास होता है। फिर अब बालकों को लिखना सिखाने से पहले जो है क्या करना चाहिए? तो जो बालकों को लिखना सिखाने से पहले लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। फिर लेखन कला का विकास होता है तो अभ्यास से होता है। ठीक है, लेखन कला का जो विकास होता है वो आपका अभ्यास से होता है। फिर आपका शिक्षक बालक की कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्र इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे लिखने का अभ्यास करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अक्षर बनाते हैं। ये विधि है, ये अनुकरण विधि है। जैसे मैं लिख देते हैं ना अपन क ख, फिर बालक नीचे क ऐसे लिखता है, फिर ख लिखता है, तो ये अनुकरण कर रहा है। क्या कर रहा है? अनुकरण। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका अनुकरण विधि। मतलब बालक जो कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को जो शिक्षक लिख देता है, फिर बालक उनका जो नीचे वापस लिखने का अभ्यास करता है, तो वो होती है अनुकरण विधि। फिर लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो वर्तनी का। ठीक है, लेखन कौशल में सर्वाधिक वर्तनी का मतलब हो गया स्पेलिंग। एक प्रकार से लिखना जो है, आप लिख रहे हो जो शब्द सही है या गलत, तो स्पेलिंग होगी एक प्रकार से। तो लेखन जो कौशल है उसमें सर्वाधिक महत्व है आपका वर्तनी का। फिर बालकों को वर्तनी की विधिवत शिक्षा किस स्तर तक प्रदान कर देनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर। मतलब वर्तनी की जो शिक्षा है ना, वो आपकी विधिवत रूप से प्राथमिक स्तर पर ही क्या कर देनी चाहिए? जो है उपलब्ध करवा देनी चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि बालक लिखना सीखते हैं, तो बालक लिखना सीखते हैं सीधी रेखाओं से। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सीधा डायरेक्ट जो है वन लाइनर, आपको पता ही है। तो बालक लिखना कैसे सीखते हैं? सीधी रेखाओं से। फिर है वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग कर वर्ण रचना कर लिखना सीखने की विधि है। ठीक है, ये थोड़ा हटा देना। वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग कर वर्ण रचना लिखना सीखने की विधि किसने दी? तो पेस्टालोजी ने। ठीक है, मतलब छोटे छोटे वर्णों से शब्दों का निर्माण करना, ये विधि किसने दी? आपकी जो है पेस्टालोजी ने। फिर डिसलेक्सिया क्या है? तो पठन संबंधी विकार, यानी पढ़ने में जो विकार होता है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। और डिसग्राफिया क्या है? लेखन संबंधी विकार, लिखने में जो विकार होता है वो आपका क्या होता है? डिसग्राफिया होता है। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक वन लाइनर था, क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी में, तो मेरे हिसाब से जो है 3 से 4 क्वेश्चन तो इसी क्लास में से आने के चांस रहेंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अभी और क्लास लेकर आएंगे अपन हिंदी शिक्षण विधियों की। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।